हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करेंगे स्पेस एप्लीकेशन इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिशियन का 6 नवंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर है। चैनल के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, आपको सोल्यूशन उसका जरूर मिलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। 60 वोल्ट स्रोत तथा 6 किलो ओम अवरोध वाले सर्किट में बहता हुआ प्रवाह यानी कि विद्युत धारा कितनी होगी? तो धारा आपने याद करने के लिए नॉर्मली फॉर्मूला रहता है, धारा इज इक्वल टू 60 वोल्ट स्रोत के द्वारा 6 किलो ओम अवरोध वाले सर्किट में बहता हुआ प्रवाह यानी कि विद्युत धारा कितनी रहेगी? तो धारा ज्ञात करने के लिए नॉर्मली फॉर्मूला रहता है वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस या वी स्क्वायर अपॉन में आर या पावर अपॉन में वोल्टेज। अब अपने पास वोल्टेज सोर्स है और रेजिस्टेंस है, तो V अपॉन में R यूज करेंगे। 60 वोल्ट है, 6 किलो ओम का है, 6 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। किलो डिवाइड हो जाएगा मिली के अंदर, तो 10 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2। 0.16 मिली एम्पियर को माइक्रो एम्पियर में परिवर्तन करने का परिणाम होगा 0.16 गुणा 10 की पावर -3 को मिली एम्पियर में तो पहले से ही है, इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मिली को नॉर्मल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं अपने। आपको दिखाता हूँ कन्वर्ट कैसे करते हैं। 0.16 है, इसको डिवाइड करते हैं 10 की पावर, माइनस है तो ये नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, 10 की 3, तो ये हो गया 0.16 अपॉन में 1000, तो पॉइंट के बाद में 3 जीरो आ जाएगी इक्वल्स टू 0.00016। ओके, इसको माइक्रो में, अब इसको मिली में वापस कन्वर्ट करना है तो गुणा 1000 से गुणा कर देंगे। अब माइक्रो एम्पियर्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो 10 की पावर माइक्रो की वैल्यू रहती है 10 की पावर 6, या इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 की पावर -6। तो अब इसको नॉर्मली गुणा करेंगे तो पॉइंट के बाद में 16, पॉइंट के बाद में 5 जीरो है तो नीचे 5 जीरो लगा देंगे और इसके अंदर से ये हट जाएगा। तो 10 की पावर 6 है तो इसमें से 5 चली गई तो 160 माइक्रो एम्पियर्स। मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, वैल्यू है अपने पास 0.00016, तो नॉर्मली 1000 से गुणा कर देंगे 10 की पावर 3 से, और इसको हटाने के लिए अपन में अपने पास पॉइंट के बाद में 5 जीरो है, 5 संख्या है तो 5 जीरो लगा देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो गई और 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद में पॉइंट लग जाएगा यानी कि 0.16 मिली एम्पियर। अब अपने पास नॉर्मली इसका आंसर रहेगा 10 की पावर 160 माइक्रो एम्पियर्स, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसको खींचकर लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध होगा। दोस्तों अपने इसरो के इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन बी के क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तीसरी बार आ गया। तीनों पेपर्स के अंदर एक एक क्वेश्चन आया है कि एक तार का प्रतिरोध है, उसको स्ट्रेच, सीधा नॉर्मली ये वायर की लंबाई है, इसकी लंबाई को डबल नहीं किया है, इसको खींच कर डबल किया है, तो इसको खींचेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा और लंबाई डबल हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो गुणा एल डिवाइड बाई एरिया। रो प्रतिरोधकता है, लेंथ है ये एल, और ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ, इसको खींचकर डबल किया तो क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा 0.5, और लेंथ होगी 2 गुना
तो 2/0.5 से डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस अपने पास 4 गुना पहले की तुलना में मिलेगा, रेजिस्टेंस 4R हो जाएगा। तो 4 गुना 2 इज इक्वल्स टू 8 ओम अपने पास रेजिस्टेंस रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक 20 वोल्ट स्रोत 200 ओम का अवरोध से संलग्नित है, 3 मिनट में कितनी ऊर्जा का व्यय होगा? 200 ओम तो नहीं है, यहाँ पे है 20 ओम। 20 ओम अवरोध से संलग्नित, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है ना इसलिए क्वेश्चन टाइप ही गलत हो गया। 20 ओम से संलग्नित है, 3 मिनट में कितनी ऊर्जा का व्यय होगा? तो इसमें ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अपने यूज में लेते हैं वोल्टेज गुणा धारा गुणा टाइम, पावर गुणा समय रहता है। समय अगर यहाँ पे वाट घंटा में लिखी हुई है तो 20 वोल्ट है, धारा अपने पास कितनी है 20/20 गुणा समय है 3 मिनट, तो 3/60 लगा देंगे, घंटे में अपना कैलकुलेट करना। तो 0 से 0 यहाँ पर आया 1 और 20 गुणा 3 60 हो जाएगा, 60/60 तो इक्वल्स टू 1 वाट घंटा। आंसर रहेगा अपना ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे ये जूल में पूछ लेता, भी जूल में क्या है, तो 20, नॉर्मली जूल में अपने से पूछता तो जूल में क्या हो जाता 20 गुणा 20/20 गुणा समय। जूल के अंदर अगर अपने एनर्जी बताते हैं, एनर्जी कंजप्शन बताते हैं, तो समय को सेकंड में लेते हैं। तो 3 मिनट है तो सेकंड हो जाएगी 60, तो यहाँ पर 1 और 20 दिए 60, 60 गुणा 60 6 6 36 हो जाएगा, 3600 जूल हो जाएगा। अभी अपने पास वाट घंटा कुछ है तो उन्होंने बता दिया, 1 वाट घंटा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 फेज प्रणाली में जब भार पूर्णतः संतुलित है तब प्रभावी विद्युत प्रवाह होगा। इन ए 3 फेज सिस्टम व्हेन इज लोडेड आर परफेक्टली बैलेंस्ड देन न्यूट्रल करंट इज। न्यूट्रल में करंट क्या होता है, आपको इसके बारे में पिछले दो इसरो की गवाही है, दोनों के अंदर स्टार और डेल्टा के लाइन वोल्टेज के फॉर्मूले, फेज वोल्टेज का, लाइन करंट का, लाइन धारा का, लाइन यानी कि फेज करंट का सब फॉर्मूले होता है। तो अब इसका नॉर्मली आपको बता देता हूँ, जब बैलेंस कंडीशन में होगा तो न्यूट्रल्स के अंदर किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट का वैल्यू रहेगी 0 एम्पियर्स। और लाइन वोल्टेज रहता है दो फेज के मध्य पोटेंशियल डिफरेंस, फेज वोल्टेज रहता है फेज और न्यूट्रल्स के बीच में जो वोल्टेज रहेगा वो फेज वोल्टेज होगा। बैलेंस लोड क्या होता है, बैलेंस लोड वह लोड होता है जिसके अंदर सभी फेजों का फेज करंट और पावर फैक्टर समान रहता है, उस लोड को बैलेंस लोड कहेंगे। अनबैलेंस लोड होता है सभी फेजों का फेज करंट और पावर फैक्टर भिन्न भिन्न होता है, उसे अनबैलेंस लोड कहेंगे। अभी अपने पास बैलेंस लोड है तो न्यूट्रल्स में करंट फ्लो नहीं करेगा, अनबैलेंस लोड होता तो न्यूट्रल्स में करंट फ्लो करता। 3 फेज प्रणाली में वोल्टेज कितने अंश से अलग होते हैं? इन ए 3 फेज सिस्टम द वोल्टेज आर सेपरेटेड बाय, तो 3 फेज सिस्टम है 360 डिग्री टोटल एंगल रहता है, अपॉन में 3 से डिवाइड करेंगे 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेस्ड रहते हैं, न कि मैकेनिकल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या होता है 120 डिग्री जो डिस्प्लेसमेंट रहता है ये इलेक्ट्रिकली डिस्प्लेसमेंट रहता है, न कि मैकेनिकली। 220 वोल्ट वाले हीटर को 110 वोल्ट पर उपयोग करने पर उत्पन्न होने वाली उष्णता यानी कि हीट की कितनी कितनी होगी? तो ये पिछले जो अपने जस्ट पिछला लेक्चर जो किए हैं उसके अंदर, पिछला जो लेक्चर किए हैं इसके अंदर पूरा परफेक्टली से बताया है कि हीट कम क्यों हो जाएगी। दोबारा एक बार कर लेते हैं रिवीजन इसका कि हीट कम क्यों हो जाएगी। हीट का रीजन क्या होता है कि अपने माने कोई ये
रेजिस्टेंस है अपने पास 10 ओम का। ये यहां पर वोल्टेज सोर्स है 40 वोल्ट का। तो अब इस ये परिपथ है, तो इसके अंदर 40 वोल्टेज का है, तो कितना करंट फ्लो करेगा? वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मान कितना है 10, तो धारा आ जाएगी 4 एम्पियर। तो धारा का पावर ज्ञात करने के लिए आई स्क्वायर आर फॉर्मूला रहता है, धारा का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग किया और गुणा 10, तो ये आ जाएगा 4 16 160 वाट। अब इस वोल्टेज को कर दिया हाफ, 20 वोल्ट किया, तो धारा का मान हो जाएगा 20/10 इज इक्वल्स टू 2, 2 का वर्ग किया गुणा 10, तो 2 4, 4 40, 40/160। पावर का मान कितना रह गया? 0 से 0, 1/4। पहले की तुलना में पावर कंजप्शन हाफ करेगा, और ये रीजन किस लिए है? क्योंकि जो पावर रहती है, जो हीट रहती है, हीट के लिए आई स्क्वायर आर टी कर देते हैं, जबकि ओनली पावर के लिए आई स्क्वायर करते हैं, आई स्क्वायर आर। तो वोल्टेज हाफ, तो करंट हाफ, करंट अगर आधा हो गया तो पावर कंजप्शन 1/4 हो जाएगा, क्योंकि धारा के वर्ग के समानुपाती पावर या हीट रहती है। ओके, तो अभी अपने पास वोल्टेज 220 है, हीटर 110, 220 वोल्ट है का हीटर है, 110 वोल्ट उसको देंगे, तो उसके अंदर क्या होगा? वोल्टेज हाफ तो करंट हाफ, करंट हाफ तो पावर उसके वर्ग के समानुपाती रहती है, करंट हाफ तो पावर 1/स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, पावर को उससे गुणा करेंगे तो ही सेम वैल्यू मिलेगी। और इस हिसाब से आपको बताया तो 1/4 रह जाएगी पावर का वैल्यू। ऑप्शन नंबर सी। वोल्टेज हाफ तो करंट हाफ, करंट के वर्ग के समानुपाती पावर या हीट रहती है, हीट के लिए आई स्क्वायर आर टी कर देते हैं, जबकि पावर के लिए आई स्क्वायर आर करते हैं। उच्च दबाव वाले मरकरी वेपर लैंप को चालू करने पर उसका रंग कैसा होता है? हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है तो उसका रंग कैसा होगा? ब्लू कलर रहेगा या ग्रीन कलर रहेगा? ब्लू कलर रहता है। वैसे नॉर्मली नीला हरा कहते हैं, लेकिन इस टाइम अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं तो अपने ओनली नीला करेंगे। और जो सोडियम वेपर लैंप रहता है, सोडियम वेपर लैंप, तो इसका स्टार्टिंग में प्रकाश रहता है गुलाबी, यही 5 से 7 मिनट के लिए, और रनिंग कंडीशन में कलर होगा इसका पीला। पीले प्रकाश को प्रेफरेंस उन स्थानों पर देते हैं जहां पर कोहरा रहता है, अधिक सर्दी होगी तो वहां पर कोहरा ज्यादा रहेगा। तो जो कोहरा रहता है, कोहरे में वेतन क्षमता की वैल्यू ज्यादा रहती है, इसका प्रकाश अगर नॉर्मली लाइट 10 मीटर जा रही है तो इसकी लाइट 15 या 20 मीटर के आसपास जाएगी। ऐसे बता नहीं रहा वैल्यू, अगर कहीं भी पूछ ले तो आप कहीं 2 से गुणा कर दो, वो पता नहीं है, लेकिन इसके नॉर्मल पर लाइट की तुलना में वेतन क्षमता की वैल्यू सामान्य से ज्यादा रहती है, इसीलिए पीले प्रकाश को प्रेफरेंस देते हैं। सोडियम वेपर लैंप के अंदर हाई लिगेशन ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं, 400 से 600 वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मर रहता है। और वैसे इग्नाइटर जो होता है 5 से लेकर 3000 वोल्टेज तक जनरेट कर सकता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। मल्टीमीटर को क्या नापने हेतु उपयोग किया जा सकता है? क्या नापने हेतु उपयोग किया जा सकता है? मल्टीमीटर जो होता है ये वोल्टेज भी मेजरमेंट कर सकता है, उपयोग नहीं किया जाता तो ये मल्टीमीटर को वीओ ओ एम मीटर भी कहते हैं, ए वी एम मीटर भी कहते हैं। वी का मतलब वोल्ट मीटर, ओ का ओम, मिली एम्पियर में करंट, ए का एम्पियर, वी का वोल्ट और एम का एवियोमीटर कहते हैं, एवीएम नहीं एवियोमीटर कहते हैं, ओ का ओम हो जाएगा। तो धारा का मेजरमेंट करेगा, रेजिस्टेंस मेजरमेंट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस करता है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं करता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10। 10 मिली कूलम्ब से आवेशित करने पर 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, टू चार्जिंग इट विथ 10 मिली कूलम्ब इच। तो वोल्टेज ज्ञात करनी है, क्यू सी वी, इसके अंदर ट्रायंगल रहता है इस प्रकार का, क्यू सी और वी। क्यू ज्ञात करना है अपने को नॉर्मली, तो सी गुणा वी हो जाएगा, सी ज्ञात करना है तो क्यू अपॉन में वी हो जाएगा, वी ज्ञात करना है तो क्यू अपॉन में सी हो जाएगा। इसी प्रकार अपने को वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो वोल्टेज ज्ञात करने के लिए
सबसे पहले चार्ज लेंगे, चार्ज है 10 मिली कूलम का, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मिली है, तो आपको बता दें 10 की पावर माइनस 3 वैल्यू रहती है, माइक्रो की 10 की पावर माइनस 6 रहती है, नैनो की पावर रहती है 10 की पावर माइनस 9 और पावर माइनस 9, पिको की वैल्यू रहती है 10 की पावर माइनस 12। इसी प्रकार 10 माइक्रोफेरेड है, 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 6 से काटें 10 की पावर माइनस 3 बच जाएगा, ये माइनस का है ऊपर जाके प्लस को हो जाएगा, तो 1000 से गुणा गुणा कर देंगे, 0 से 0 तो 1000, 1 केवी वोल्टेज अपने पास प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर बी। शायद कोई क्वेरी ना रही हो, है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, करेंगे इंस्टॉलेशन इसका। एक 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 25 रिवोल्यूशन पर सेकंड, एक तुल्यकालिक गति है, क्या स्टेटर के लिए आपूर्ति की आवृत्ति क्या होगी? स्टेटर में स्टेटर फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। कल ही ये अपने क्वेश्चन किया था, दोबारा कर देते हैं यार, हो सके तो लेक्चर पीछे वाला देखना आप, आज दोबारा करेंगे। सिंक्रोनस गति क्या रहती है? सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला होता है 120 गुणा फ्रीक्वेंसी अपॉन में पोल, मैग्नेटिक पोल। तो इसके लिए मैग्नेटिक पोल से गुणा किया तो ये गति क्या आती है? आरपीएम आती है, रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर है क्या? राउंड पर नहीं मिनट होता, रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, तो आरपीएम के अंदर आएगी। आरपीएम में आएगी तो ये अपने पास जो गति दे रखी है ये सेकंड में है, तो इसको गुणा करते हैं 60 से, तो आरपीएम में आ जाएगी गति। तो 25 का 150 हुआ 150 और 0 का 0, 1500 आरपीएम स्पीड आ रही है अपने पास, 1500 आरपीएम स्पीड आ रही है, तो 1500 वैल्यू पुट करेंगे, 120 गुणा फ्रिक्वेंसी अपने को फाइंड आउट करनी है, और 4 पोल है, फ्रिक्वेंसी की वैल्यू लेके जाएंगे 1500 के स्थान पर, तो 1500 गुणा 4 अपॉन में 120, 4 से डिवाइड किया 30, 0 से 0 डिवाइड किया, तो यहाँ पर 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा, 3 को 15 से करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 5, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है ऑप्शन नंबर ए। कल अपने जो क्वेश्चन किया था उसकी फ्रिक्वेंसी थी 60 हर्ट्ज, आज है 50 हर्ट्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। कैपेसिटर मोटर का उपयोग कहाँ होता है? कैपेसिटर मोटर आर यूज्ड इन सीलिंग फैन के अंदर यूज करते हैं, कैपेसिटर लगा होता है। कई बार आप जहां पर दो लगा देते हो स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो कैपेसिटर यूज होता है फेज सिकुलेशन के लिए, न कि गति बढ़ाने के लिए। गति में थोड़ा डिफरेंस पड़ता है, लेकिन फेज सिकुलेशन के लिए वो कैपेसिटर यूज होता है। वॉशिंग मशीन में भी यूज करते हैं, एयर कूलर के अंदर भी यूज करते हैं, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा अपने पास आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13। शुद्ध पानी बिजली का खालिस्तान होता है बेड कंडक्टर, कंडक्टिविटी फ्लो नहीं का बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। जमीनी वाहक किसको ग्राउंड करने में मदद करता है? द अर्थ कंडक्टर हेल्प टू ग्राउंड, क्या लीकेज करंट को करता है, या हाई वोल्टेज को करता है, या ओवर करंट को करता है, या ओवर हीट को करता है? तो लीकेज जो करंट रहता है उसको करवाता है, ग्राउंड करवाता है, और ओवर करंट से प्रोटेक्शन फ्यूज कराता है, रिडक्शन एंड इंटरप्शन दोनों वर्क करने के लिए फ्यूज कैपेबल रहता है। इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास नॉर्मली ए। क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से किस में इलेक्ट्रोलिसिस का उपयोग नहीं होता है? किस में नहीं होता? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग, सोल्डरिंग, इलेक्ट्रोपॉलिशिंग। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है सस्ती धातु के ऊपर महंगी धातु की परत चढ़ाना। जिस प्रकार अपने को गोल्ड की परत चांदी पर चढ़ानी है,
ओके। तो सोने की परत चांदी के ऊपर चढ़ानी है, तो सोने को रखेंगे, गोल्ड को रखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल्स पर, चांदी को रखेंगे नेगेटिव टर्मिनल। ओके। इलेक्ट्रोटाइपिंग के अंतर्गत क्या होता है, अपने पीओपी या रबड़ का परफॉर्मर तैयार कर लेते हैं जिसको अपने टाइप करना चाहते हैं, उसको कार्बन से लेप करेंगे, कार्बन से लेप करने के बाद कॉपर सल्फेट से धोएंगे और आयरन का बारीक चूर्ण डालेंगे। आयरन का बारीक चूर्ण डालने के बाद में आयरन का बारीक चूर्ण डालेंगे, फिर उसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद कॉपर की पतली लेयर तैयार हो जाती है। फिर पॉजिटिव टर्मिनल्स पर रखेंगे कॉपर को, नेगेटिव टर्मिनल्स पर होगा ये पीओपी या रबड़ के ऊपर जो कॉपर की पतली लेयर तैयार हुई है इसको रखेंगे। तो ये अपने इलेक्ट्रोटाइपिंग कहलाता है। इलेक्ट्रो पॉलिशिंग करते हैं वही सिस्टम है, जिसकी पॉलिश करनी है उसे पॉजिटिव रखेंगे और जिस पर करनी है उसको नेगेटिव रखेंगे। तो सोल्डरिंग के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का कोई उपयोग नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 16, द यूनिट्स ऑफ इंडक्शन, इंडक्टेंस इज, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। हेनरी मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। वेबर्स होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला लिख देता हूं, एन गुणा आई अपॉन में एल अपॉन में म्यू जीरो, म्यू आर एरिया। म्यू नोट की जो वैल्यू रहती है, ये वैल्यू रहती है 4 पाई गुणा 10 की पावर -7 हेनरीज पर मीटर। एरिया रहेगा मीटर स्क्वायर में और लेंथ मीटर में। एन गुणा आई, आई एम्पियर रहता है और एन नंबर ऑफ टर्म है। ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर, कर लेना एक साथ फॉर्मूला लेकर। टेस्ला होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, टेस्ला टेस्ला रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट। एक टेस्ला बराबर रहता है 10 की पावर 4 गॉस के तुल्य। लक्स रहता है, लक्स में प्रदीप्ति को मेजरमेंट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इन ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा कथन गलत है। देखते हैं। तो इसके अंदर जो स्लिप स्पीड रहती है इज इक्वल्स टू सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति। अगर अपने को स्लिप स्पीड आरपीएम में चाहिए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अपॉन में सिंक्रोनस गति अगर अपने को भिन्न में चाहिए तो अपॉन में सिंक्रोनस गति करेंगे, परसेंटेज में चाहिए तो गुणा 100 से कर देंगे। जैसा कि रोटर लोड हुई स्लिप कम हो जाती है, एज द रोटर इज लोडेड द स्लिप्स डिक्रीज। देखते हैं 3 नंबर ऑप्शन, रोटर पर लोड के साथ प्रेरित ईएमएफ की वृद्धि की आवृत्ति। रोटर पर लोड के साथ जैसे ही लोड बढ़ रहा है प्रेरित ईएमएफ की वृद्धि की आवृत्ति, तो ये वृद्धि थोड़ी होगा, ये तो डिक्रीज होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 गलत है। रोटर पर टोरक चुंबकीय क्षेत्र की बातचीत की वजह से है, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर। एज द रोटर इज लोडेड द स्लिप डिक्रीज, जैसे ही रोटर पर लोड बढ़ेगा तो स्लिप डिक्रीज होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही अपने इसके अंदर बात करते हैं तो नो लोड पर जो रहती है, नो लोड पर जो अपने पास स्लिप रहती है उसको मानते हैं 1.5% से लेकर 2.5% के मध्य। अगर और लोड कंडीशन के अंदर अपने इसको देखें तो ये 2.5 से लेकर 5% के मध्य रहती है। तो जैसा कि रोटर पर लोड हुई तो स्लिप कम हो जाती है, लोड होने पर कम नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों गलत है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, संधारित्र में दो क्या होते हैं, दो चालक प्लेटें रहती है, दो चालक प्लेटें रहती है। इस प्रकार ये दो चालक प्लेटें हैं।
कंडक्टर्स रहते हैं ये दोनों, ओके। और बीच में इसके भरा जाता है इंसुलेशन मटेरियल होता है। डाइलेक्ट्रिक से अलग किया रोधन, रोधन से अलग किए गए वह सेपरेट कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, सिरेमिक प्लेटें, माइका डिस्क, चांदी की परत वाला रोधन। ऑप्शन नंबर बी एग्जैक्ट राइट नाउ। कंडक्टर सेपरेट किए जाते हैं इंसुलेशन के माध्यम से, और जो चार्ज स्टोर होता है वो इंसुलेशन में रहता है, डाइलेक्ट्रिक में रहता है। एक प्रेरण मोटर की गति स्लिप गति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैथ कर रहे हैं इसीलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं। लेक्चर जितना हो सके छोटा अपने बनाएंगे, ये ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, एक बात करेंगे कोई दोनों में से। द स्लिप स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर में बी डिफाइंड एज द, ये 3 नंबर ऑप्शन है। बी नंबर है रोटर स्पीड माइनस सिंक्रोनस स्पीड, बिल्कुल नहीं होता, गलत है ये। रोटर स्पीड प्लस सिंक्रोनस स्पीड, ये भी गलत है। नंबर्स ऑफ पेयर ऑफ पोल, नंबर्स ऑफ पेयर, तो ये तो कोई स्लिप स्पीड को थोड़ी शो कर रहा है, ये हो जाएगा। ऑप्शन थोड़ा लिखने में गलती होगी, यहाँ पर है माइनस सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति स्लिप स्पीड रहती है, ओके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपने पास बी। क्वेश्चन नंबर 20, वहां का अवरोध किस पर आधारित नहीं है? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डोंट डजंट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं है? तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो गुणा एल डिवाइड बाय एरिया। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर कंडक्टर है तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखेगा, सेमी कंडक्टर ज्यादातर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं। कंडक्टर कंडक्टर जो मैक्सिमम रहते हैं वो पीटीसी रहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और कंडक्टिविटी के मान में कमी आती है। और ज्यादातर सेमीकंडक्टर जो रहते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो रहते हैं मैक्सिमम एनटीसी रहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ओके। और जो इसके अंदर बात करें मैग्नीज रहता है, मैग्नीज जेडटीसी रखता है, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। और बात करें यूरेका या कॉन्स्टेंटन तो ये भी अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते, एवरेजली जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज नियरेस्ट बाय, ओके। जीरो टेम्परेचर के नजदीक रहते हैं या जीरो टेम्परेचर मान रखते हैं यूरेका या कॉन्स्टेंटन की बात करें तो। अब इसके अंदर आपने देखेंगे तो हटा देते हैं इसको थोड़ा सा। तो ये देते हैं लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा फॉर्मूला के हिसाब से, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा, कंडक्टर की रेडियस त्रिज्या क्या है, लेकिन लोड पर भार पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, ओके। ऑप्शन नंबर ए राइट नाउ। 21 नंबर क्वेश्चन, डीसी को एसी में बदलने के यंत्र को क्या कहते हैं? द डिवाइस विच कन्वर्टर डीसी टू एसी इज कॉल्ड। डीसी को एसी में कह रहे हैं तो उसको इन्वर्टर कहेंगे, रेक्टिफायर कहेंगे एसी टू डीसी कन्वर्टर, और एम्पलीफायर कहेंगे किसी लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्टर करना। कन्वर्टर हो सकता है डीसी को एसी में करे, एसी को डीसी में करे, कन्वर्टर तो कन्वर्टर होता है किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना, कन्वर्टर कहलाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा अपने ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, डीसी शंट मोटर की मुख्य विशेषता। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डीसी शंट मोटर, कांस्टेंट स्पीड होती है या वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है या हाई टॉर्क होता है, नन ऑफ दीज। डीसी शंट मोटर के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड मोटर मानते हैं इसको, डीसी शंट मोटर को। वेरी लो स्टार्टिंग टॉर्क नहीं रहता, नॉर्मल टॉर्क होता है, हाई टॉर्क भी नहीं होता,
नन ऑफ दीज, तो स्टेप पहला सही है, तो नन ऑफ दीज नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए राइट ना। इसके अंदर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कब बताएंगे आपको। ये है टॉर्क और ये आगे आर्मेचर धारा। तो जैसे जैसे आर्मेचर धारा की वैल्यू बढ़ेगी, टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ती है। ये है गति और ये है आर्मेचर धारा। तो इसके अंदर क्या होती है, ये आपने ड्रॉ कर दिया, तो इसकी जो गति रहती है वो आर्मेचर धारा में वृद्धि के साथ नॉर्मली डिक्रीज होती है, ज्यादा नहीं, नॉर्मली डिक्रीज मान सकते हैं अपने। बहुत कम होता है जिसकी वैल्यू को मानते हैं नेग्लेजिबल। टॉर्क और गति की मध्य बात करें तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं लगभग, पर डीसी शंट मोटर के अंदर ऐसा नहीं है। गति बढ़ने के साथ टॉर्क में नॉर्मली गिरावट देखने को मिलती है। तो लगभग स्टेबल टॉर्क मान सकते हैं, कांस्टेंट टॉर्क मान सकते हैं एक तरह से। ऑप्शन नंबर ए राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 23, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का उपयोग क्या होता है, ए ब्रीदर यूज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का उपयोग क्या होता है, टू सप्लाई ड्राई एयर, सूखी हवा प्रदान करना होता है, कूलिंग के लिए नहीं होता, ऑयल ओवरफ्लो के लिए नहीं होता, टू सप्लाई ऑयल के लिए नहीं रहता, टू सप्लाई ड्राई एयर, और ब्रीदर के अंदर भरा जाता है सिलिका जेल। सिलिका जेल भरा जाता है, और सिलिका जेल की बात करें नॉर्मली, तो ये जो न्यू कलर के अंदर रहेगी, न्यू रहती है, न्यू कंडीशन में होगी तो ब्लू कलर रहेगा, अगर यूज होगी तो हल्का पिंक कलर, गुलाबी या व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। और ये यूज होगी और इसको रीन्यू करना चाह रहे हैं अपने, रीन्यू, तो इसके अंदर रीन्यू करने के लिए 150 से 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको गर्म किया जाता है। ओके, अगर अपने पास सिलिका जेल ही नहीं है तो अपने इसके अंदर क्या भरेंगे बताओ, कैल्शियम क्लोराइड ClCa3, ये भी नमी ऑब्जर्वेशन का काम करता है, ऑब्जर्व कर सकता है नमी को, मॉइस्चराइजेशन को ऑब्जर्व कर सकता है। ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, ब्रिज रेक्टिफायर है तो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड रहते हैं। SCR, अगर डायोड का ना ऑप्शन हो तो SCR भी आ सकता है, उसका कोई कंफर्म नहीं है, बी ऑप्शन में रेक्टिफायर ही है या। क्वेश्चन नंबर 25, तुल्यकालिक मोटर का उपयोग किसमें होता है, ऑक्टेन लो स्टार्टिंग टॉर्क, इंप्रूव पावर फैक्टर, ऑक्टेन हाई स्टार्टिंग टॉर्क, डिक्रीज पावर फैक्टर। लो स्टार्टिंग टॉर्क, पहली बात तो ये है तुल्यकालिक मोटर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क होता ही नहीं है। ओके, ऑक्टेन हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ना स्टार्ट लो होता ना ही हाई होता, जीरो होता है स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। ओके, पावर फैक्टर घटाता है, डिक्रीज डिक्रीज करने के लिए नहीं, पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज में लेते हैं, पावर फैक्टर करेक्शन करने के लिए यूज में लेते हैं। इसकी कंडीशन क्या है पावर फैक्टर करेक्शन करने की, तो मोटर नो लोड पर हो, पहली कंडीशन तो ये है, नो लोड पर हो। दूसरा, ओवर एक्साइटेड हो, एक्स एक्साइटेशन, एक्साइटेशन ओवर एक्साइटेड होगी तो आर्मेचर का जो करंट रहता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर, वो या तो अंडर एक्साइटेड हो या ओवर एक्साइटेड हो, दोनों कंडीशन में ही आर्मेचर करंट की वैल्यू मैक्सिमम रहती है, मैक्सिमम रहेगी दोनों कंडीशन में। अगर मैक्सिमम रहेगी तो इसके अंदर ओवर एक्साइटेड है तो इसका रहेगा मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर एक्शन, मैग्नेटाइजेशन
आर्मेचर रिएक्शन होगा, मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन है और इसके अंदर नो लोड पर हो, ओवर एक्साइटेड होगी तो आर्मेचर करंट का मान मैक्सिमम होगा, मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन रहेगा। धारा जो है आर्मेचर धारा वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी। जो क्या होता है इसके अंदर की नो लोड कंडीशन के अंदर मोटर को रखते हैं, तो इस नो लोड कंडीशन में रखें और ओवर एक्साइटेड कर दिया आपने, तो आर्मेचर करंट मैक्सिमम डी में मैग्नेटाइजेशन आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिलता है। जो उपकरण लेगिंग पावर फैक्टर वर्क कर रहे थे, उनका लेगिंग पावर फैक्टर जो रहता है, लेगिंग पावर फैक्टर पे जो करंट आ रहा था, पावर आ रही थी, उस करंट को न्यूट्रलाइज करके ये यूनिटी के आसपास लेके जाने का काम करता है। पूरा प्रॉपरली यूनिटी नहीं कर पाता, कम या ज्यादा थोड़ा मोटा कर ही जाता है, लेकिन लगभग लेगिंग मैग्नेटाइजेशन को न्यूट्रलाइज करता है। लेगिंग को लीडिंग के द्वारा किया जाता है, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली यूनिटी बट नॉट यूनिट। ओके, तो स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता, ना ही हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ना ही पावर फैक्टर डिक्रीज करता, ये पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26, 50 किलो ओम, 50 किलो ओम है भाई, प्रतिरोध है, तो कंडक्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस जो रहता है वो कंडक्टेंस के तुल्य होता है, रिएक्टेंस जो रहता है वो सस्पेंटेंस के तुल्य होता है, और जो इम्पीडेंस रहता है वो एडमिटेंस के तुल्य रहता है, वही है। ओके, तो इसके अंदर डिवाइड कर देंगे अपने 1 अपॉन में रेजिस्टेंस करेंगे, रेजिस्टेंस है 50 किलो ओम का, जो वैल्यू आएगी वो मिली के अंदर आ जाएगी। देखते हैं, 50 अपॉन में पॉइंट लगाया, जीरो लगाई, जीरो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, आएगा 2.02 मिली सीमेंस कहें या महो कहें, 0.2 सीमेंस, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगर इसको अपने मिली के अंदर ना लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, तो 1 अपॉन में 50,000 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो काटेंगे या ऊपर जीरो लगा देंगे, जीरो लगाएंगे, ये जीरो उड़ाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको लगाएंगे, इसको हटाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर जीरो आएगी, आएगा 2.00002 सीमेंस हो जाएगा। अभी अपने मिली में लिखा है तो 3 जीरो हट गई और 0.02 रहेगी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27, अब रख क्या है, क्वेश्चन काफी आपने एनालिसिस कर लिया। इंसुलेटर है, इसके अंदर दो आपको क्वालिटी बताइए, मॉस्कोविट माइका, फ्लोगोपेट माइका। ये 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर पाता है, और ये फ्लोगोपेट माइका 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को विजिट कर पाता है, सहन कर पाता है। ये फ्रैक्शन वाले, घर्षण वाले स्थानों पर यूज किया जाता है, और ये तापमान वाले स्थानों पर यूज किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से सुचालकता के घटते आधार पर सही क्रमांक चुनें। घटते हुए, सबसे पहले सुचालकता के घटते आधार पर, सबसे पहले इसमें सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम 4 एलिमेंट है, तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सिल्वर, गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम। सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो रहती है वो 1.64 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी में रहेगी। गोल्ड के लिए रहती है 2.44 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी के अंदर। कॉपर के लिए 1.74
एनिल्ड के लिए 1.72, हार्ड रोड के लिए 1.78, सीधा कॉपर के बारे में लिखते हैं तो 1.74 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी, और एल्यूमिनियम के लिए रहेगा 2.69 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी। तो रजिस्टिविटी को घटते हुए क्रम में लिखेंगे, सुचालकता को, कंडक्टिविटी को घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले सिल्वर 1 नंबर पर आएगा, 2 नंबर पर कॉपर, 3 नंबर पर गोल्ड, तो 4 नंबर पर एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले अपने पास सिल्वर देखेंगे तो ए और बी ऑप्शन बन रहा है, उसके बाद में कॉपर, बी ऑप्शन सही हो गया, गोल्ड के बारे में, और एल्यूमिनियम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपने पास राइट। क्वेश्चन नंबर 29, अल्टरनेटर में निम्न में से क्या नहीं होता है? अल्टरनेटर के अंदर क्या नहीं होता? तो ये क्वेश्चन कर लिया आपने, स्लिप रिंग होती है अल्टरनेटर में फील्ड को एक्साइट करने के लिए। फील्ड वाइंडिंग वैसे तो स्टेटर की होती है, लेकिन स्टेटर वाइंडिंग करते हैं फील्ड के ऊपर, आर्मेचर के ऊपर, आर्मेचर वाइंडिंग को रखा जाता है स्टेटर के ऊपर, जिसके कारण जो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर हाई पावर जनरेशन होता है, तो सॉलिड कनेक्शन के द्वारा पावर लेंगे, जिसके कारण कोई स्पार्किंग नहीं होगी। और जो फील्ड होती है उसको एक्साइट करने के लिए नॉर्मल वोल्टेज, निम्न वोल्टेज 250 वोल्टेज यूज में लेते हैं। कम्यूटेटर नहीं होता, फील्ड सिस्टम रहता है और आर्मेचर भी रहता है, ऑप्शन नंबर बी। काफी बार कर लिए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन करते करते बिल्कुल सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चन है जो रिपीटेबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज वाट? वाट के समान नहीं है, कौन सा नहीं है? जूल पर सेकंड कर दिया, तो जूल के लिए क्या रहता है? जूल रहता है वोल्टेज गुणा धारा गुणा टाइम, टाइम रहता है सेकंड के अंदर। ओके, एम्पियर वोल्ट बिल्कुल वोल्टेज गुणा धारा पावर रहती है, और ये एनर्जी है जूल, अपने एनर्जी को मानते हैं जूल अपॉन में सेकंड कर दिया, तो जूल से सेकंड हटाएंगे तो सेकंड से समय कट गया, वोल्टेज गुणा धारा यानी कि पावर ही बच गई अपने पास। एम्पियर गुणा वोल्ट ये भी पावर का है, एम्पियर स्क्वायर गुणा ओम तो ये भी पावर का है। अच्छा, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति वोल्ट का है, तो ऑप्शन नंबर बी अपने पास। वाट के लिए सही स्टेटमेंट बी नंबर ऑप्शन नहीं है, ये एम्पियर प्रति वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रॉस आएगा इसे, डिवाइडेशन का निशान, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पावर ज्ञात करने के लिए अपने पास रहता है, पावर रहती है वाट के अंदर, आई स्क्वायर आर भी फॉर्मूला राइट है, और पावर के लिए बात करें तो वोल्टेज गुणा धारा भी स्टेटमेंट राइट है। पावर ज्ञात करने के लिए वी स्क्वायर अपॉन में आर भी स्टेटमेंट राइट है, और वी स्क्वायर गुणा जी स्टेटमेंट भी राइट है, और आई स्क्वायर अपॉन में जी भी स्टेटमेंट अपने पास राइट है। ये पावर के फॉर्मूले हैं, वोल्टेज गुणा धारा, वी स्क्वायर अपॉन में आर, वी स्क्वायर गुणा जी, आई स्क्वायर आर, और वोल्टेज गुणा धारा, ये सभी स्टेटमेंट जो है अपने पास पावर ज्ञात करने की। क्वेश्चन नंबर 31, तापमान के बढ़ने से तांबे का अवरोध कंडक्टिविटी मटेरियल है, कॉपर जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है। इसका मतलब है कि जैसे भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी, और कंडक्टिविटी है उसके मान में, कंडक्टेंस है उसके मान में कमी आएगी। कंडक्टिविटी ये कह सकते हैं कंडक्टेंस के मान में कमी आएगी, जी लिखा है आपने। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रोमोटिव बल द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, क्या होता है, किसको फोर्स लगाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो वो करंट फ्लो करवाने के लिए लगाता है। रेजिस्टेंस ये करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कंडक्टिंग पाथ जिसके अंदर से करंट या पावर फ्लो करती है। एन इलेक्ट्रिकल सप्लाई सोर्सेज, वो तो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सप्लाई सोर्स ही तो है। क्वेश्चन नंबर 33,
आज 35 क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से किस बल्ब का अवरोध निम्नतम होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बल्ब विल बी हैव लीस्ट रेजिस्टेंस? अब एक दिन आगे आपको बताया था, इसका फॉर्मूला है रेजिस्टेंस ज्ञात करने का वी स्क्वायर अपॉन में पी। जिसकी रेटिंग निम्नतम पूछ रहा है, जिसकी पावर हाई होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। एक तो कंफर्म हो गया अभी, या तो सी ऑप्शन होगा या होगा डी। इन दोनों की पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अब जिसकी वोल्टेज भी कम होगी उसका रेजिस्टेंस और ज्यादा कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है या गलत है? सही है। अब रेजिस्टेंस के बारे में आपको एक और बताता हूँ। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में पी। जिसकी पावर रेटिंग कम होगी उसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा। राइट नो? यस नो? राइट। तो ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों ऑप्शन है कम पावर रेटिंग की। अब और उनकी जिसकी वोल्टेज ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस और ज्यादा रहेगा। तो ए नंबर जो ऑप्शन है इसका मैक्सिमम, इसको हटाते हैं यार, आप समझोगे ऑप्शन नंबर ए सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है इसका मतलब है कि मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा इसका। अपने कैलकुलेशन नहीं की, फॉर्मूले से ही बता दिया अभी कौन सा ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन नंबर सी है, इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34। किसी विद्युत हीटर का तंतु किसका बना होता है? हीटर एलिमेंट, हीटर जो रहता है उसका एलिमेंट किसका होगा? नाइक्रोम का रहता है। इतना तो पता ही होगा आपको। हीटर जो रहता है इसका एलिमेंट रहता है नाइक्रोम का। इसके अंदर 80% निकल रहता है और 20% सीआर क्रोमियम रहता है। 1400 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट रहता है इसका। कॉपर, और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 108.5 माइक्रो ओम सेमी रहता है, या गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी कहते हैं या माइक्रो ओम कहते हैं, एक ही बात है। तो अभी ऑप्शन निकल के बारे में, नाइक्रोम के बारे में आपको बता दिया। स्टील, बात करते हैं कार्बन की, कॉपर की। कॉपर के अंदर कॉपर होता है कंडक्टिंग मटेरियल। तो इसकी रेजिस्टिविटी होती है 1.74 गुणा 10 की पावर -6 ओम सेमी के अंदर है। कार्बन के द्वारा ब्रश तैयार किए जाते हैं और रेजिस्टेंस भी तैयार होते हैं स्टील। ऑप्शन नंबर है अपना डी। हीटर का एलिमेंट किसका बना होता है? तो वो होता है नाइक्रोम के द्वारा बना। अवरोध के रंग सूत्र में क्रमांक 8 किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपको बता ही दिया। पहला रहता है ब्लैक का, जिसको 0 लिखते हैं। उसके बाद में ब्राउन, ब्राउन के लिए 1। उसके बाद में रेड, रेड के लिए 2। ऑरेंज के लिए लेते हैं 3। येलो के लिए लेते हैं 4। ग्रीन के लिए लेते हैं 5। ब्लू के लिए लेते हैं 6। VBROY GPV, वायलेट बैंगनी कलर के लिए या वायलेट कलर के लिए लेते हैं 7। VBROY GPV G। ग्रे के लिए लेते हैं 8 और व्हाइट के लिए लेते हैं 9। व्हाइट के लिए लेते हैं 9। तो अपने पास उत्तर हो जाएगा सी, ग्रे कलर। आज 235 क्वेश्चन करेंगे। पिछले जो क्वेश्चन पेपर में SDSC सार का करवाया आपको, सतीश धवन का, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर 1 जुलाई 2018 का। तो क्वेश्चन काफी मैच हो रहे हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी करवा दिया ये क्वेश्चन पेपर।
देखते हैं आगे क्वेश्चन काफी मैच करेंगे तो वेरी हाई तरीके से कर देंगे, काफी फास्ट चलेंगे, जल्दी कर देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट कीजिए यूट्यूब चैनल को। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना। ओके, बाय, टेक केयर।